वेलकम आप सभी का हम फिर से इस नए दिन भूमिति के इस क्लास में स्वागत करते हैं। 10वीं का महत्वपूर्ण वर्ष है और सभी विद्यार्थी अब सभी पालक हम सभी चिंता में हैं कि ये 10वीं का महत्वपूर्ण बोर्ड का वर्ष है और ऐसे समय में हम स्कूल से दूर हैं, हम टीचर्स के सीधे सीधे क्लास टीचिंग से दूर है, लेकिन फिर भी हम क्लास आपके घर तक लेकर आए। लेकिन आपको आपके घरों में सुरक्षित रहना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रकार की सुरक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं। आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उसी प्रकार से सैनिटाइजेशन आपके आजू बाजू दिखाई दे रहा है, आप मास्क लगा रहे हैं और साथ में सभी प्रकार की स्वच्छता बनाए रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंस जो है वो भी बरकरार रखा हुआ है, जिसके कारण आप कोरोना से बचे रहेंगे। लेकिन हमें कोरोना से सिर्फ बचकर घर में बैठना नहीं, तो हमें पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि ये 10वीं का महत्वपूर्ण साल है। देखते देखते ये साल समाप्त हो जाएगा। फिर से मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे अभी नोटबुक नहीं बना रहे, कुछ बच्चे अभी भी रेगुलर वीडियोस या अन्य विषय को नहीं देख रहे। क्लास टीचर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आप वहाँ पर नोटबुक नहीं बनाते तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। आप अगर वीडियो नहीं देख रहे आपको एब्सेंट माना जाएगा। और एसएससी बोर्ड का नियम है कि अगर आपकी प्रेजेंटी 75% नहीं है, अर्थात 100 में से 75 दिन अगर आप नहीं आए तो आपको बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और इस नियम को ध्यान में रख के आपने निरंतर अपनी प्रेजेंटी इस ऑनलाइन क्लास में दर्शानी है, क्योंकि ये प्रेजेंटी हम लगा रहे हैं और अगर हम लगा रहे हैं तो वो काउंट की जाएगी। और वो ध्यान रहे कि आप सभी यहाँ पर बीटी शाहानी स्कूल का नाम अवश्य है, यहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है, परंतु आप एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बीटी शाहानी की नहीं। आपकी जो पढ़ाई के मार्क्स वो एसएससी बोर्ड को भेजे जाएंगे, आपके अटेंडेंस नियमित ऑनलाइन बोर्ड को भेजी जाती है और पेपर भी बोर्ड से ही आते हैं और रिजल्ट भी बोर्ड से आता है और बोर्ड की परीक्षा फीस भी बोर्ड में भरनी होती। तो इसलिए आप बोर्ड के विद्यार्थी और इस बात को समझ ले कि बोर्ड के नियम बहुत कड़े होते हैं और इस कड़ेपन के कारण बोर्ड कठिन माना जाता है। परंतु हमारी परंपरा है कि हम हर साल 100% रिजल्ट देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल भी इस कठिन समय में अगर हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो कोई भी हमें पास होने से, अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। तो आइए समरूपता के अगले भाग की ओर चलते हैं। ये प्रमेय मैंने आपको लिखने के लिए कहा है, सभी के कॉपी में लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उसी समय बताया था कि आप लिखें, फिर मैं इसे समझाऊंगा। भूमिति में ये ध्यान रखा है, जो जो आपको बताया जाता है, जो जो आपको फोटो भेजे जाते हैं, वो लिख लेने हैं आपने, क्योंकि लिखने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आता है और जब टीचर पढ़ाएगा तो और अधिक समझ में आता है। तो इसलिए पहले लिखने का काम, फिर सीखने का काम। तो यहाँ पर समानुपात का मूलभूत प्रमेय में हम लोग देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है ABC और इस त्रिभुज में 3 शीर्ष है। अब एक हम रेखा खींचते हैं जिसका नाम रेखा L है और ये रेखा L जो है वो इस तीसरी भुजा के समांतर है, अर्थात BC ये भुजा का नाम है और रेखा का नाम, चाहे तो हम लोग इसको और नाम दे देते प्रतिच्छेदन बिंदु PQ, तो इसको हम PQ भी नाम दे देते हैं। तो 2 खड़ी लाइनें का मतलब है समांतर है। देखिए त्रिभुज ABC में एक रेखा इन 2 भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है और तीसरी भुजा के अगर समांतर है तो वो इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इन 2 भुजाओं को मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात उसको हम ऐसे लिखते हैं कि AP बटे में PB और AQ बटे में QC। वाकई में थोड़ा हमें समझ में नहीं आया, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ और वो अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना कि ये रेखा जो है इन 2 भुजाओं को काट रही है, अर्थात इस 2 भुजाओं को बांट रही है। ऊपर वाला इस भुजा का भाग 1 नंबर है और नीचे का भाग हो गया 2 नंबर। इधर है आपका भाग 3 है और इधर आया 4 नंबर।
अर्थात ये भुजाएं अब 4 भागों में बट चुकी है, ऊपर का 1, नीचे पे 2, इधर 3, इधर 4। अर्थात अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 1/2 बराबर 3/4। एक का नाम है एपी, एपी लिखा है, 2 नीचे है जिसका नाम है बीपी, बीपी लिखा है, फिर 3 नंबर है ऊपर AQ, ऊपर AQ, और नीचे का नाम है 4 नंबर मतलब QC। तो 1/2 बराबर 3/4। तो ये जो है ये नियम कहलाता है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और जिसके ऊपर हमें सवाल करने हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ कि किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसको अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये उसे समान अनुपात में विभाजित करती है, 1/2 बराबर 3/4। पर उसके लिए आवश्यक शर्त जो है ये क्या शर्त है कि तीसरी भुजा के समांतर ये रेखा होनी चाहिए, इसका नाम PQ भी है, रेखा है। इसका उल्टा, इसको अपन कहते हैं विलोम, विलोम, इसी का उल्टा भी। अभी इस पर भी सवाल करेंगे हम लोग और इस पर भी सवाल करेंगे। ये प्रमेय मान लीजिए पहला था, तो ये प्रमेय हो गया दूसरा। विलोम क्या कहता है? विलोम ये कहता है हमसे कि अगर ये ऐसा है, अर्थात इस प्रकार की शर्त दी है 1/2 बराबर 3/4, या जिसको अपन लोग ये कहेंगे AP/PB बराबर AQ/QC, इस प्रकार से दिया है, तो हम कहेंगे कि भुजा BC यह समांतर है रेखा LK या रेखा PQ के, जो भी नाम आप देना चाहें, दोनों भी सही है। मतलब रेखा समांतर है तो अनुपात समान, अनुपात समान है तो रेखा समांतर। विलोम का मतलब उल्टा, पहला है तो दूसरा और इधर दूसरा है तो पहला। इसी को हम कहते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। तो इस प्रकार के इन सवालों को अगर हम और देखेंगे तो आपको और बातें ध्यान में आ जाएगी कि इसको कैसे करना है। अभी इसमें एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, और इसमें हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। इसमें हमें कुछ आकृतियां दी हुई है और उन आकृतियों के आधार पर हमें कुछ बातें ज्ञात करनी है। तो मैं पहले दूसरा सवाल करता हूं। देखिए, ये एक आकृति दी हुई है, ये आकृति आप पेंसिल से बनाएंगे जिसका नाम है PQR, और ये बीच में एक समांतर रेखा है जिसका नाम है NM। मापे दी है त्रिभुज PQR में PM बराबर 15, ये 15 है, फिर PQ बराबर 25। देखिए यहां से PQ का मान दिया, यहां से लेके यहां तक ये है 25, PQ ये QN, और PR बराबर 20, ये दी है यहां से लेके यहां तक दी है 20, और आपसे कहा है NR बराबर 8, N से R तक ये दिया, अर्थात यहाँ पे चारों भी बातें दी। तो अब इसमें 2 प्रकार के सवाल होते हैं। जब चारों भी बात दी हुई है तो हम लगाते हैं विलोम, और 3 बातें दी है और एक बात याद करनी है तो हम लगाते हैं मूलभूत प्रमेय, हम लगाते हैं मूलभूत प्रमेय। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि रेख NM समांतर भुजा RQ, ये अपने को सिद्ध करना है या नहीं। देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 बातें होनी चाहिए, ऊपर का भाग, फिर नीचे का भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर ऊपर का भाग है तो नीचे का भाग नहीं है, यहाँ पे नीचे का भाग है तो ऊपर का भाग नहीं है। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ऊपर का भाग ज्ञात करना पड़ेगा, और वो भाग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मध्यता का गुणधर्म लगाना पड़ेगा। तो जैसे आपको अगर ये भाग ज्ञात करना है जिसको अपन कहते हैं PN नहीं मालूम, तो PN के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को?
20 में से 8 को घटाना पड़ेगा, अर्थात पीआर में से किसको घटाना पड़ेगा, एनआर। पीआर की माप पे 20, उसमें से 8 गया तो ये आपका 12, देखिए बराबर है 12। जांच करके देखिए 12 और 8 को मिलाया तो 20 आ गया। अब यहाँ पे अपने को 12 भी बचा। अब वैसे इसको भी अपने को मालूम करना, वही नियम लगेगा। ये ज्ञात करने का मतलब एम क्यू अपने को मालूम होना चाहिए। तो एम क्यू का माप है, फिर से पी क्यू में से पी एम को घटाना पड़ेगा। पी क्यू का मान है 25, पी एन का मान है 15, घटाने पे आ गया 10। देखिए ये आ गया आपका 10। जोड़ के देखो 15 और 10 मिला तो 25, 12 और 8 मिला के 20। अब चारों भी बातें ज्ञात हो गई है। अब चारों बात ज्ञात करने के बाद अपने को इस भुजा का 1 और 2 का अनुपात बनाना है। 1 और 2 मतलब क्या है, वहां पे 1 नंबर पे है पी एन और 2 नंबर पे है एन आर। पी एन का माप आपने देखा अभी कितना निकाला अपन ने, ऊपर वाला है 12 और ये है 8। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे, दूसरा भाग देखेंगे, उस तरफ जाएंगे 3 और 4 के लिए। 3 और 4 के लिए क्या दिख रहा है आपको, पी एम ऊपर एम क्यू नीचे, 15 ऊपर 10 नीचे। ये मैंने 1 2 3 4 सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो इसलिए इसे लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो फिर वो गड़बड़ भी हो सकती है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा कि पहला बटे दूसरा, ऊपर का नाम पी एम, नीचे का नाम एन आर, 12/8। तीसरा बटे चौथा पी एम, नीचे एम क्यू, 15/10 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उत्तर आ गया 3/2। इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, उत्तर आ गया 3/2। अब दोनों का उत्तर 3/2 आने के कारण ये हो गया पी एन और एन आर, ये बराबर हो गया पी एम और एम क्यू के। क्यों, क्योंकि दोनों का माप कितना आ गया 3/2। और अभी हमने बताया, यहाँ पर भी लिखा कि जब पहला बटे दूसरा और तीसरा बटे चौथा जब बराबर हो जाता है तो रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसलिए यह आपको उत्तर आ जाएगा कि रेखा एन, यहाँ पे रेखा एन एम समांतर हो गई भुजा आर क्यू के। आर क्यू और नियम कौन सा लगाया आप लिखेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम। पूरा लिखना है आपने, लिखते समय मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह कम है। ऐसे लिखेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है और हर साल पूछा भी जाता है। तो फिर से एक बार आप देखेंगे, ये आकृति दी हुई थी, आकृति में ये 25 दिया था, पी क्यू ये 10 दिया था, और इस पी एम को निकालने के लिए क्या किया मैंने, इस एम क्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, 25 में से 15 को घटाया और उत्तर आ गया 10। तो हमने लिख दिया एम क्यू बराबर 10। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 8 दिया हुआ था और 20 दिया हुआ था, तो 20 में से 8 को घटाने पर 12, अर्थात ये ऊपर क्या है। अब चारों भी बातें ज्ञात हो गई, 1 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले भी, 3 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले। अब पहले इस अनुपात को लिखा, पी एन बटे एन आर को 12/8 काटने पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 उत्तर आ गया। फिर दूसरे अनुपात को, इस भुजा के अनुपात को लिखा, पी एम और एम क्यू को काटने पर 15/10 को 3/2, इसका भी मान 3/2, इसका भी मान 3/2, अर्थात दोनों का मान समान होने के कारण पी एन बटे एन आर और इधर का पी एम बटे एम क्यू बराबर हो गए 3/2 के। और अगर ये दोनों अनुपात बराबर, मतलब पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा अगर है, तो हम कहेंगे कि ये जो रेखा नीचे जा रही है भुजा, और ऊपर की रेखा, रेखा का नाम है एन, भुजा का नाम है आर क्यू, यह समांतर है। दो खड़ी लाइन मतलब समांतर है, और इसी को हम कहते हैं कौन सा नियम, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का नियम। ध्यान में रहे, ये जो कारण लिखे हुए वे जो है ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क कटेंगे। ये भी कारण है यहाँ पे,
ये जो नियम लगाया मैंने, ये लगाया मध्यता, ये मध्यता का कारण है, ये मध्यता का कारण है, इसको इंग्लिश में बिटवीननेस कहते हैं। तो इस प्रकार का ये पहला सवाल हमने यहाँ पर किया। अब इसी से एक और प्रकार का सवाल भी तैयार होता है और उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको दूसरा सवाल मैंने पूरा कर दिया है। अब इसी पर आधारित एक और नियम बना हुआ है समानुपात के मूलभूत प्रमेय पर आधारित, और उसके ऊपर भी हम अब सवाल करेंगे। और वो नियम है, वो वाला जो नियम है वो है कोण संधिभाजक का नियम, इसी से बना हुआ है, मूलभूत प्रमेय से बना है। कोण कोण संधिभाजक का प्रमेय। अब इसमें भी ऐसा ही एक त्रिभुज होता है जिसका नाम है एबीसी, और इसमें एक कोई भी कोण इस प्रकार की किरण से संधिभाजित होता है। मान लीजिए बिंदु P है, संधिभाजक का मतलब ये कोण और ये कोण समान, किरण BP कोण B को या ABC को दो समान भागों में बांटती है, इसीलिए इसका नाम लिखा है कोण संधिभाजक का प्रमेय। अब इसके कारण भी चार भाग प्राप्त होते हैं, जैसे आपको पीछे बताया वैसे ही अब यहाँ पर भी चार भाग, ये ऊपर वाला भाग, दूसरा नीचे, ये तीसरा और एक ये चौथा। जैसे वहां पर आपने देखा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे यहाँ पर भी जब इस प्रकार से हम लेकर जाते हैं तो ये पहला, नीचे का दूसरा, ये तीसरा, चौथा। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि पहला दूसरा जो होता है वो हमेशा कोण संधिभाजक के ऊपर और नीचे होता है। अगर आकृति ऐसी बना दी, मान लीजिए आकृति ऐसी बनी है, ऐसा भी कोण संधिभाजक हो सकता है, तब ये संधिभाजक के इधर का पहला, इधर का दूसरा, इधर का तीसरा, इधर का चौथा। तो ये ध्यान में रखना है कि आकृति क्रम किधर से भी बदल सकता है, इधर से भी खींचेंगे तो दाएं बाएं आएगा, इधर से खींचा तो ऊपर नीचे आएगा, इधर से भी खींचा तो ऊपर नीचे आना है। तो इसको ध्यान में रख के अपने को नियम को लगाना है। और इस प्रकार से जब कोई भी किरण किसी भी कोण को संधिभाजित करती है तो उस नियम को हम कोण के संधिभाजक का नियम कहते हैं। और इसके द्वारा हमें देखना होता है। और जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर उत्तर चारों भी पद दे दिए तो विलोम होता है, 3 पद दिए और एक ज्ञात करना है तो मूल प्रमेय होता है। तो अगर ये दोनों का बटे किया और ये दोनों का बटे किया, अनुपात समान आ गया, तो हम कहेंगे कि ये कोण संधिभाजक है। नहीं किया तो फिर कहेंगे कि नहीं। तो आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल के द्वारा हम लोग इसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं एक सवाल यहाँ पर करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, अब हम एक्सरसाइज पे आगे उसमें दूसरा किया था, मैं वापस पहले की तरफ आता हूँ। आप कहेंगे सर पहला तो रह गया, ठीक है पहला भी मैं आपको कर देता हूँ। ये आकृति इस प्रकार से बनी है, इसमें है ये P, ये Q, ये R, ये M, ये 6 और ये 8, ये 7 और 6 और 8, 7 और 10। और आपसे पूछा गया है कि PM यह कोण RPQ का संधिभाजक है या नहीं। अब यहाँ पे ये चिन्ह निकल जाएगा, है कि नहीं अपने को मालूम नहीं, बाद में पता लगेगा हल करने के बाद, है या नहीं। तो देखिए फिर से 1/2, 3/4, एक ऊपर वाला है जिसका नाम है PR, नीचे वाले का नाम है PQ, नाम लिखना है। ये पहला आपका हो गया समझने के लिए, ये दूसरा हो गया। मान लीजिए मैंने 7/10, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्रम लिया, उसमें देख रहे हैं हम लोग, इधर है ये 3 नंबर और ये हो गया आपका 4। 3 नंबर पे आता है RM और 4 नंबर पे आता है MQ। इसका मान है 6 ऊपर, नीचे 8। ये नहीं कट रहा, 7/10 नहीं कटेगा, लेकिन ये कटता है 2 3 2 3 6 2 4 अर्थात उत्तर आ गया 3/4।
अब पहले का उत्तर आ गया 7/10 और दूसरे का उत्तर आ गया 3/4। क्या ये बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे उत्तर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उत्तर ऊपर लिख रहा हूं मैं कि किरण PM यह कोण P का कोण समद्विभाजक नहीं है। फिर कब होते हैं? जब क्या होते हैं? उत्तर समान आते हैं। जब समान नहीं आते तो समद्विभाजक नहीं होते। तो इस प्रकार से फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूं कि इसको कहते हैं कोण समद्विभाजक का प्रमेय। इसमें दो प्रकार आएंगे, एक प्रमेय है और ये इसका विलोम। तो यहाँ पर जो हमने अभी नियम को किसके आधार पर लगाया, ये विलोम के आधार पर आया। ये जानकारी हमें विलोम के आधार पर मिली कि मान बराबर नहीं है तो ये विलोम आ गया। और इसके अंदर हमने ये बातें सीखी यहाँ पे। और उसके अंदर हमने देखा कि अगर अलग अलग आ गए तो हम लोग कहेंगे कि ये नियम में नहीं बैठता है और इसीलिए ये समद्विभाजक भी नहीं है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि आकृति कैसे भी हो सकती है, आकृति ऐसे भी हो सकती है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4। आकृति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो जाएगी। तो ये 1, 2, 3, 4। कभी भी आपको समद्विभाजक के ऊपर नीचे, समद्विभाजक के दाएं बाएं चलना है। ऐसा नहीं कोई भी 1 ले रहे, कोई भी 2 लेंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये कौन समद्विभाजक है तो उसकी इधर का 1, इधर का 2, इधर का 3, इधर का 4। ये कौन समद्विभाजक है? ऊपर का 1, नीचे का 2, इधर का ऊपर, फिर वापस ऊपर जाएंगे 3 और फिर जाएंगे 4। तो इस प्रकार से कौन समद्विभाजक के प्रमेयों को हमने इस प्रकार से हल किया है और उसके आधार पर हमने बताया कि ये समद्विभाजक है या नहीं। अब आप कहेंगे सर मूल प्रमेय तो आपने पढ़ा है नहीं। यस, अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए आकृति बनिए। MNP दिया है, कौन समद्विभाजक है दिख रहा है। ये 25 है, ये 14 है, ये 40 है। और आपसे पूछा है कि PQ का माप कीजिए, अर्थात ये क्या कीजिए, इसी का नाम है Q। फिर से देखिए आकृति दी है जिसका नाम है MNP। ये NQ जो है वो कौन समद्विभाजक है। ये 25, ये 40, ये ऊपर का 14 और ये अपने को PQ निकालना है। ये PQ अपने को ज्ञात करना है तो अपन उसको x माना और इसकी माप को अपन लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो फिर से हमें प्रमेय लिखना पड़ेगा कि नंबर 1, नंबर 2। तो ये देखिए ये पहला हो गया समद्विभाजक के ऊपर का, तो ये दूसरा, ये 3